सॉरी, वो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वाले चैप्टर में सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेस क्या था। ठीक है, सो मिडिल क्लास बेस था, बोथ ट्रेडिशनली एडुकेटेड एज वेल एज योर वेस्टर्न एडुकेटेड बेस था। ठीक है, और आपका जो है जो ये जो मिडिल क्लास बेस है, इन्होंने जो है मतलब कि ये बोलते हैं कि जो 19th सेंचुरी मतलब जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे इंटेलिजेंशिया है, उन्होंने अपना जो बेस है, ठीक है, वो किस में ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने अपना जो मॉडल है जहाँ से वो इंस्पिरेशन ले रहे थे, वो यूरोपियन मिडिल क्लास से उन्होंने इंस्पायर हुए। लेकिन अगर आप यूरोप की मिडिल क्लास को देखोगे, वो जो है इंटेलिजेंशिया, वो वहाँ पे जो एनलाइटनमेंट हुआ, वहाँ पे जो ग्रोथ हुई इसमें, वो हुई थी उनकी ट्रेड से, इंडस्ट्रीज से। ठीक है, वहाँ ट्रेड और इंडस्ट्रीज आने पे जो है डेवलपमेंट हुई और एनलाइटनमेंट पीरियड आया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में जो है, इंडिया में ट्रेड और इंडस्ट्री से ग्रो नहीं हुए, बिकॉज वो तो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी इंडिया में। ठीक है, वो तो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। इंडिया में तो बहुत ही कम इक्का दुक्का लोग थे जिनके पास, जिन्होंने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रीज़। ठीक है, या कर पाए थे, वो भी बहुत मुश्किल की वजह से, बहुत ही मुश्किलों से, जैसे टाटा। ठीक है, लेकिन जो इंडिया में जो एनलाइटनमेंट आया, वो लॉ मतलब प्रोफेशन ऑफ लॉ, एजुकेशन, पढ़ाई से, ठीक है, जर्नलिज्म, ऐसी चीज़ों से जो है एजुकेशन, जर्नलिज्म, लॉ और सर्विस प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल, इन सब से एनलाइटनमेंट आता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया। तो दूसरा आपका सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेस, ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन लोग इन्वॉल्व थे। दूसरा है कि इंटेलेक्चुअल उनका क्राइटेरिया क्या था। ठीक है, तो व्हाट वाज द क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया ये था कि आई मीन कि जैसे जो रैशनलिज्म होता है कि ये कोई भी हम फॉलो करते हैं, कोई भी ट्रेडिशन या कुछ भी, तो वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, क्या रैशनल है, रैशनैलिटी मतलब क्या, रैशनलिज्म क्या रीज़न है क्यों कर रहे हैं, तो उसी को रैशनलिज्म कहते हैं। तो रैशनलिज्म वाली जो चीज़ है। देन रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म की सारे रिलीजन एक हैं, या कि सब एक ही है। ठीक है, ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग जो बोलते हैं ना कि ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, ह्यूमन जो वो है वो ही सबसे बड़ा है। ठीक है, जो हायरार्किकल सिस्टम है उसको इन्होंने चैलेंज किया और बोला जो ह्यूमैनिटी है वो सबसे बड़ी है, अनटचेबल हो या कोई भी हो, है तो इंसान ही। तो वो वाली जो फीलिंग होती है उसको इन्होंने आगे बोला कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो ये जो है, ये आपका बेसिक जो है इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया था। और अगर मान लो इन्होंने ट्रेडिशंस को, जो भी वैदिक ट्रेडिशंस या जो भी स्टडी की, नॉट जस्ट हिंदू बट जो मुस्लिम्स के भी थे, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, तो जो मुस्लिम्स के भी जो कुरान वगैरह होती है, तो उन सब में उन्होंने एक रैशनल अप्रोच लाने की कोशिश की। ठीक है, रैशनल अप्रोच कि ऐसा क्यों है और क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट क्योंकि लिखा हुआ है और इस तरीके से हम फॉलो कर ले, नहीं, एक रैशनल अप्रोच कि ऐसा क्यों है। तो स्टडी करना ट्रेडिशन को एक रैशनल अप्रोच के साथ, एक लॉजिक, रीज़न और साइंस घुसाना कि ऐसा क्यों है और ऐसा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे अक्षय कुमार दत्त है, अक्षय कुमार दत्त, इन्होंने जो है एक मेडिकल ओपिनियन लेकर आए थे टू सपोर्ट हिज व्यूज़ अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, कि चाइल्ड मैरिज क्यों नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया क्यों नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए वो एक मेडिकल ओपिनियन लाए। वही मेडिकल ओपिनियन क्या, जो हम रिसेंटली अभी हम पढ़ते हैं कि चाइल्ड मैरिज से अगर मतलब शादी जल्दी होगी तो बेबी जल्दी होगा, और अगर बेबी जल्दी होगा तो चाइल्ड मोर्टालिटी के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो वो एक मेडिकल ओपिनियन जो है अक्षय कुमार दत्ता लेकर आए। तो ऐसी जो अप्रोचेस वो जो लेकर आ रहे थे, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, उन्होंने बोला था यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि सब मतलब एक ही है और एक ही से सारे जो है हम जो रिलीजन है वो एक
निकले हैं टाइप्स, ठीक है। तो ये एक रैशनल अप्रोच, एक रैशनल थॉट, ह्यूमैनिज्म, ठीक है, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, ये सब वो लेकर आए, ठीक है। तो इसमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो रिलीजियस रिफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इनका एक्सक्लूसिव कंसर्न नहीं था, ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्मेशन ही एक्सक्लूसिव कंसर्न नहीं था। ये इम्पॉर्टेंट है कि यही एक एक्सक्लूसिव कंसर्न नहीं था, ठीक है। एंड इनके दो कंसर्न्स थे। एक तो था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको रीजनरेट करना, एंड दूसरा था ऑल्टरनेटिव कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम जो है लेकर आना, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा कि सिर्फ रिफॉर्म नहीं करना है, दो कंसर्न्स क्या थे, रिफॉर्म करना है और एक ऑल्टरनेटिव भी लेके आना है, ठीक है। तो सिर्फ रिफॉर्मेशन ही नहीं था, रिफॉर्म करना है, ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं ऑलरेडी जो पहले के हैं उनको लेकर आए थे, ठीक है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी लाने की कोशिश की गई थी। तो ये दो कंसर्न थे। तो अब इसमें हम देखते हैं कि दो स्ट्रीम्स थी जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में, दो स्ट्रीम थी। एक तो हो गया रिफॉर्मिस्ट जिन्हें बोला गया, एक है रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। रिवाइवलिस्ट जैसे आर्य समाज मूवमेंट, दियोबंद मूवमेंट, ठीक है। रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं था, जस्ट डिग्री का अंतर था, डिग्री का, ठीक है, ओके। बस नाउ डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म। देखो डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट क्या है कि डायरेक्शन क्या है, मतलब कि किन पे ये बेसिकली फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो किस पे कर रहे थे, देखो ये जो है प्राइमरीली जो है आपके लिंक्ड थे आपके सोशल इल्स। देखो सोशल इल्स थे हमारी सोसाइटी में, सोशल इल्स थे। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो भी आपकी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनको हम देखो सोशियो रिलीजियस क्यों बोल रहे हैं, सोशियो रिलीजियस क्यों बोल रहे हैं, सोशल अलग होता है, रिलीजियस अलग, लेकिन ये दोनों लिंक्ड इसलिए था क्योंकि जो सोशल इल्स थे कहीं ना कहीं वो आपके रिलीजन से ही सैंक्शन होके आ रहे थे ना। अनटचेबल्स हैं, शुद्रास हैं, हायरार्की है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रिलीजन से लिंक था, इसीलिए जो आपके सोशियो रिलीजियस हैं ये आपके लिंक्ड थे, ठीक है। लेकिन बाकी लेटर ईयर्स में एक सेक्युलर अप्रोच भी आई, ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कि ये जो ब्रॉडली 2 पॉइंट एजेंडा था इनका, 2 पॉइंट एजेंडा क्या था कि वुमेन का स्टेटस इम्प्रूव करना है, दूसरा एजेंडा था अनटचेबिलिटी से लड़ना है, ठीक है, अनटचेबिलिटी से लड़ना है। तो कास्ट बेस्ड हो गया और एक वुमेन बेस्ड हो गया, जेंडर बेस्ड हो गया, ठीक है। नाउ फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, देखो एक बात ये जान लो कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई और रिलीजन, सारी वुमेन की कंडीशन बहुत ही बेकार थी, ठीक है, सभी की बेकार थी। जैसे हिंदुओं में आपका देखोगे तो आपका पर्दा सिस्टम था, सती प्रैक्टिस थी, ठीक है। मुस्लिम जो प्रॉपर्टी राइट्स आपको नहीं मिलते थे, मुस्लिम्स में प्रॉपर्टी राइट्स मिलते थे वुमेन को, लेकिन सिर्फ हाफ, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ जितना मेल को मिल सकते हैं, ठीक है। पॉलीगेमी जो थी वो दोनों में ही थी, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, दोनों में पॉलीगेमी थी, मतलब वन मेल हैविंग मेनी फीमेल्स, ठीक है, एक बंदे की 2-3 वाइफ्स, ठीक है, सो पॉलीगेमी। देन जो वुमेन है, ठीक है, इसमें हाँ मतलब ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो सबको पता है कि सती है, चाइल्ड मैरिज है, यही सब लिखा हुआ है इसमें। अब हम इसके आगे आते हैं, इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि जस्ट अ मिनट, हाँ
कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए वुमेन की पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप लिए गए वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला आता है वुमेन की कंडीशन में एबॉलिशन ऑफ सती, ठीक है। तो सती एबॉलिश कैसे किया गया? राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम स्कूल में भी पढ़ते थे। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। सो राजा राम मोहन रॉय के जो एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें याद रखना है रेगुलेशन 1829, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बंगाल में स्टार्ट किया था, रेगुलेशन 17 ऑफ 1829, ये आपके बंगाल में लेकर आए थे, लेकिन बाद में ये आपके कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में मद्रास, यानी कि आपका जो चेन्नई वाला है, देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी ये लेकर आए थे, ठीक है। बट मेनली ये बंगाल के लिए ही था, बंगाल के लिए ही था। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, रेगुलेशन 17 ऑफ 1829, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरा है आपका फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो बेबी, जो इन्फेंट होता है उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके लिए एक आया था आपका बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड दूसरा था 1804, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था कि बंगाल रेगुलेशन में जो आपका है इलीगल बोला था, ऐसी प्रैक्टिस को इलीगल करार कर दिया था, ठीक है। एंड इट वाज कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू कि आप मर्डर कर रहे हो, ठीक है। फिर एक एक्ट पास होता है 1870 में, एक एक्ट पास होता है, एंड दिस एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या बोला था कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है बेबी का, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है। एंड अगर वो फीमेल है तो आपको उसको वेरीफाई कराना है आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ बर्थ, ठीक है। कुछ जैसे वो कुछ बड़ी हो गई तो आपको वेरीफाई कराना है कि येस शी इज़ अलाइव, ठीक है। सो ये आपके उसके बाद थर्ड है विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिस पे प्री में क्वेश्चन आया था 2021 में, आई गेस। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये संस्कृत कॉलेज जो है कैलकटा संस्कृत कॉलेज, उसके प्रिंसिपल थे ये, ठीक है। एंड इन्होंने जो जस्ट अ मिनट, हाँ, संस्कृत कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, एंड इन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास करवाया था। मतलब इनके एफर्ट से हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 पास हुआ था, इनके एफर्ट से हुआ था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है, इन्होंने आपका फाउंड किया था विडो रीमैरिज एसोसिएशन। विष्णु शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो है वो फॉर्म किया था। उसके बाद आपके आते हैं करसौन दास मुलजी। करसौन दास मुलजी, करसौन दास मुलजी ने सत्य प्रकाश, ठीक है। ये याद कैसे रहेंगे? जब आप बार बार पढ़ोगे तब याद होंगे, और आपको एग्जैक्टली याद नहीं रहते, थोड़ा सा आपके माइंड में रहते हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली तो याद नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े तो याद रहेंगे, जैसे विष्णु शास्त्री पंडित, ठीक है, नहीं, ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको प्री में आप आइडेंटिफाई कर लोगे। करसौन दास मुलजी जो हैं, इन्होंने सत्य प्रकाश इन गुजराती ये लेके आए थे इन 1852, ईयर याद बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है। करसौन दास जी मुलजी जो है सत्य प्रकाश लेके आए थे गुजराती में, ठीक है। एंड इनके अलावा और भी लोग थे, जैसे DK कार्वे एंड वीरा सलिंगम पंटुलू सॉरी इन मद्रास, ठीक है। तो ये हमारे हो गए विडो रीमैरिज से रिलेटेड। थर्ड है फोर्थ है चाइल्ड मैरिज को कंट्रोल करने से रिलेटेड,
ठीक है। सो चाइल्ड मैरिज से कंट्रोल करने के लिए एक सबसे पहले आया था नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। ईयर याद नहीं रखना होता, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे हमने रेगुलेशन 1829 देखा, वो इम्पॉर्टेंट है, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट आया, ये आपका प्रोहिबिट करने के लिए था चाइल्ड मैरिज। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि बीएम मालाबारी के एफर्ट से आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 का आता है, जिसमें जो है 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी बिल्कुल फॉरबिड कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद आपका शारदा एक्ट आता है, शारदा एक्ट, ये 1930 में, इसमें आपकी एज बढ़ा दी गई थी, 14 कर दी गई थी फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉयज़, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 का। वहाँ पे आपकी जो करंट जो है ये आपकी गर्ल्स की हो गई थी 18 एंड बॉयज़ की हो गई 21, ठीक है। देन आता है आपका 1 2 3 4 5। अब हम वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड एफर्ट्स देखते हैं। वुमेन की एजुकेशन से रिलेटेड किस किस ने एफर्ट्स लिए, तो पहला है क्रिश्चियन मिशनरीज। सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया था, ठीक है। देन आपके बेथ्यूने स्कूल, ठीक है, ये जेईडी बेथ्यूने थे, जेईडी बेथ्यूने, इन्होंने बेथ्यूने स्कूल फाउंड किया था, ठीक है। उसके बाद आपके पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, ये वाला क्वेश्चन आया था प्री में, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, ही वॉज एसोसिएटेड विद नो लेस देन 35 गर्ल्स स्कूल इन बंगाल। इन्होंने कम से कम भी 35 गर्ल्स स्कूल जो हैं वो खुलवाए थे, ठीक है। देन आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है 1854 का, जिसमें फीमेल एजुकेशन की नीड पे फोकस किया गया। देन आपकी इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी आती है बाय डीके कार्वे, ये सेटअप की गई थी। एंड उसी साल आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खुला था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। डफरिन हॉस्पिटल्स खुले थे, ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका आता है वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आते हैं कि ये अच्छा, ये आपके 1900 के बाद की हैं मोस्टली, ठीक है। तो सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली जो मीटिंग थी वो कन्वीन कराई थी। दूसरा है रमाबाई रानाडे, ठीक है। ये इन्होंने लेडीज़ सोशल कॉन्फ्रेंस कन्वीन करवाई थी, फाउंड की थी, ठीक है, फाउंड की थी। इसका हिंदी नाम क्या था, भारत महिला परिषद, ठीक है। सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल जो है वो कन्वीन कराई थी, पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। इन्होंने रमाबाई रानाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंड की थी एंड अंडर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जो उनके हस्बैंड जो एमजी रानाडे, उन्होंने नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में इस्टेब्लिश की थी, उसी के अंडर इन्होंने लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंड की थी, जिसका हिंदी नाम है भारत महिला परिषद, ठीक है, आपके स्पेक्ट्रम वाली बुक में लिखा हुआ है। देन पंडित रमाबाई सरस्वती, जैसे इनके हस्बैंड जो हैं सरस्वती, BM सरस्वती, आई थिंक, जो आर्य समाज वाले, तो इन्होंने आर्य महिला समाज बनाया था, ठीक है। रमाबाई सरस्वती, आर्य महिला समाज। अच्छा, ये मेरे को कंफर्म नहीं है कि ये उनकी वाइफ थी, ये मुझे देखना पड़ेगा, बट मैं तो वैसे याद करने के लिए मैंने याद किया था, बट एग्जैक्टली ये सही में उन्हीं से लिंक्ड है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा। बट हाँ, आर्य समाज जो है वो BN जो सरस्वती हैं उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और ये जो है रमाबाई सरस्वती, इन्होंने आर्य महिला समाज, तो ये याद करने के लिए भी सही है, बट हो भी सकता है कि ये उनकी वाइफ ही हो। तो अच्छा,
इसी में आता है कि नहीं, इसके अगले, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, ये एक नेशनल ब्रांच थी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन से। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की ब्रांच नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। और ये जो है मेहरी बाई टाटा, ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये जितने भी नाम आ रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है। मेहरी बाई टाटा जो है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद आपके इसमें आता है ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस, AIWC। ये जो है मार्गरेट कज़न्स जो थे, मार्गरेट कज़न्स, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था 1927 में, ईयर याद नहीं रखना। मार्गरेट कज़न्स ने ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस जो है एस्टैब्लिश किया था। इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो फर्ग्यूसन कॉलेज में हुई थी, ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज में इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी पुणे में। एंड इसके इम्पॉर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स में ऐसी बस पढ़ने के लिए याद कर सकते हो, थोड़ा बहुत याद रहे तो, महारानी चिन्बा बाई गेकवर्ड, रानी साहिबा ऑफ सांगली, ये आपके स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लेडी दौरब टाटा। पर आपको मेन याद रखना है कि मार्गरेट कज़न्स ने ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंड की थी, ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज में उसकी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। नाउ वी कम टू द स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, तो देखो उसमें ये है कि क्या फैक्टर्स थे दैट हेल्प्ड टू मिटिगेट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में मदद मिली, ओवरऑल क्या फैक्टर्स थे। तो सबसे पहला तो वही है कि जो ब्रिटिश रूल था, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल था वो उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे डायरेक्टली, और कुछ इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ कंडीशंस क्रिएट की। फॉर एग्जांपल कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, लैंड में प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, तो लोगों के पास प्रॉपर्टी आ गई। देन फ्री सेल ऑफ लैंड, तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द लैंड, तो जो अनटचेबल्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनके पास भी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी आ सकती है, ठीक है। तो इससे जो कास्ट इक्वेशंस हैं वो आपकी थोड़ी सी अपसेट हो गई, मतलब कि उस पर आपका फ़र्क पड़ा, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई तो कोई भी ले सकता है लैंड, ठीक है। देन मॉडर्न कॉमर्स आया, इंडस्ट्री आई, जिसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिक एवेन्यूज़ आए, अर्बनाइजेशन हुआ, लोग अर्बन एरिया में मूव करे और वहाँ पे जो है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आई, एम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पे जो लोअर रंग के जो लोग हैं, ठीक है, लोअर कास्ट एंड ऑल, वो लोग भी जाके वर्क करने लग गए, ठीक है। देन कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ लेकर आए थे, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट लेकर आए। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सारी कास्ट के लिए ओपन हो गई। देन न्यू एजुकेशन सिस्टम जो था वो टोटली सेक्युलर लाइंस पे था, वहाँ पे कोई रिलीजन रिलेटेड कुछ नहीं था। तो पहला पॉइंट फैक्टर तो ये हो गया। देन सेकंड इज़ कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये सारे जितने भी आपके बने, इन सब ने जो है क्रिटिसाइज़ किया अनटचेबिलिटी को, ठीक है। एंड जो इन्होंने, जैसे आर्य समाज ने भी बोला कि जो लोअर कास्ट हैं उनको भी हक है कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़ सकें। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का भी फ़र्क पड़ा। फिर नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इन्होंने जो नेशनल मूवमेंट हमारी है उसने इंस्पिरेशन ली थी लिबर्टी, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसमें लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इक्वालिटी, तो लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। नेशनल मूवमेंट में ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। इक्वालिटी मतलब सारे कास्ट इक्वल है, तो कास्ट प्रिविलेजेस को अपोज किया गया, ठीक है। एंड कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी 1937। उसके बाद उन्होंने भी काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए, ठीक है। जो टेम्पल्स जो हैं, मंदिर वगैरह जो होते थे टेम्पल्स, वो अनटचेबल्स के लिए ओपन किए गए, ट्रैवनकोर में, इंदौर में, ठीक है। फिर गांधी जी ने भी बोला कि शास्त्रास जो हैं वो अनटचेबिलिटी, गांधी जी ने बोला अनटचेबिलिटी को शास्त्रास जो हैं सैंक्शन नहीं करते, ठीक है, अनटचेबिलिटी को सैंक्शन नहीं करते। एंड 1932 में, ये इंपॉर्टेंट है,
ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है गांधी जी ने बनाया, हरिजन संघ, कम्युनल अकॉर्ड के बाद की बात है ये, जब वो, ठीक है, हरिजन संघ जो है उन्होंने बनाया गांधी जी ने, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन से और जनरल अवेकनिंग से जो लोअर कास्ट के ही लोग हैं उनमें ही खुद ही एक जो है अवेकनिंग आई। फॉर एग्जांपल ज्योतिबा फुले, ठीक है, ये खुद एक माली फैमिली से थे, माली थे, लोअर कास्ट थे, एंड इन्होंने महाराष्ट्र में जो है बाकी गर्ल्स के एजुकेशन से रिलेटेड और कास्ट ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए। ऐसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने ऑल इंडिया, ये इम्पॉर्टेंट है, स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया, ऑल इंडिया स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ठीक है। इन्होंने बल्कि ये बोला कि कास्ट सिस्टम को ही ख़त्म कर देना चाहिए, तो एनिहिलेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट, ठीक है। उसके अलावा आपके जो साउथ इंडिया में आपके ईवी रामस्वामी नायकर थे, इन्होंने जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी, अगले चैप्टर में हम देखेंगे, ठीक है। एंड श्री नारायण गुरु, ठीक है, ये भी आपके इजावाज कास्ट है, केरला की इजावाज, टोडी टैपर्स होते हैं ये, जो पेड़ पे चढ़ के कुछ टोडी उसको टैप करके वो गम कलेक्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो वो नारायण गुरु उसके थे, एंड इन्होंने भी वर्क किया, ठीक है। एंड जो हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में देख रहे थे, इन्होंने जो महाद सत्याग्रह किया था, महाद सत्याग्रह, ठीक है। उसके अलावा अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में इन्होंने जो है मोटो दिया, एडुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, महासत्याग्रह, ऑल इंडिया स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये सब आपके बाबा साहेब अम्बेडकर। उसके अलावा एक और फैक्टर है जिसकी वजह से कास्ट एक्सप्लॉयटेशन इनमें फ़र्क पड़ा, वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है, उसमें हमने खुद ही अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को बैन किया, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, सबको हक है वोट करने का, ठीक है। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। सो ये वाला चैप्टर तो फिनिश होता है, इसमें हमने जो है कुछ फैक्टर्स देखे, कुछ हमने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन देखी, सती प्रथा, वुमेन, उन सब के लिए किसने क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पर्सनालिटी वाइज देखेंगे, एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एक ओवरव्यू टाइप था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।